वेलकम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास में हम भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। अर्थात हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने हमारी लास्ट क्लास में भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों पर चर्चा की थी। तो आज की क्लास में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक। भारतीय संविधान, या सबसे पहले मैं यदि संविधान की बात करती हूँ, क्योंकि जो संविधान होता है उसका क्या अर्थ होता है वो हमारे लिए जानना बेहद आवश्यक है। तो मैं अगर संविधान की बात करती हूँ तो मैं कहना चाहूंगी कि संविधान उन नियमों और सिद्धांतों का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन सुचारू ढंग से चलाया जाता है। अर्थात बच्चों, जो संविधान होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किसी भी देश का, चाहे वो देश अमीर है या वो देश गरीब है, या वो देश विकसित है या वो विकासशील देश है, कोई भी देश है, किसी भी देश का जो संविधान होता है, उस संविधान में जो रिटन में लिखा होता है, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग किसी भी देश का जो शासन है वो सुचारू ढंग से चलाया जाता है। यानी कि एक सिस्टमैटिक ढंग से हम उसको चलाते हैं और एक बैलेंस बनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या संविधान है, वो उस देश की शासन व्यवस्था का आईना होता है। जैसे हम मिरर को देखते हैं, यानी कि आईने में हम किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो रिफ्लेक्शन जो मिलता है उसमें हमें वो पिक्चर क्लियर मिल जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी देश के संविधान का हम क्या करते हैं, उसकी शासन व्यवस्था को हम देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सही कहा है कि जो आईना होता है, जो मिरर होता है बच्चों, जितना साफ और सुंदर होगा, यानी कि आईना क्या किसको कह रहे हैं, ये संविधान को कह रहे हैं कि जो संविधान है वो जितना सुंदर होगा, जितना साफ सुथरा होगा, यानी कि जितना रिटन में होगा, जितना लिखित रूप में बिल्कुल स्पष्टता के साथ होगा, उतना ही उस देश की शासन व्यवस्था भी सुंदर होगी। कि जो रिटन में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स हैं, यदि उसमें क्लियरिटी होगी तो उस देश का जो शासन है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो भी बहुत ही स्मूथली चलेगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो संविधान होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी देश के निर्माण में कह सकते हैं, उसके विकास में कह सकते हैं, या हम ये कहेंगे इसी संविधान के अनुसार जो एक वेलफेयर के लिए जो भी कोई गवर्नमेंट काम करती है तो वो भी बेहद आवश्यक हो जाता है। अगर मैं बात करती हूँ कि कोई भी देश होता है, उसकी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि सोशल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, पॉलिटिकल, कल्चरल, यानी कि ये बहुत सारी उसकी व्यवस्थाएं होती हैं या उसकी परिस्थितियां होती हैं। इन सभी परिस्थितियों से मिलकर किसी भी देश के संविधान का निर्माण होता है। अर्थात इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रत्येक देश का संविधान बनाया जाता है। और यही क्या बन जाती है बच्चों, यही जो परिस्थितियां होती हैं, यही उसकी विशेषताएं भी बन जाती हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो भारत है, भारत में संवैधानिक व्यवस्था को क्रियाशीलता प्रदान करने के लिए जो हमारी संविधान की जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत एक निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन ने जो जो सजेशंस दिए थे, जो जो रिकमेंडेशंस दी थी, सुझाव दिए थे, उसी के अनुसार संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ था। तो भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना, इसका आरंभ हुआ था, यानी कि ये स्टार्ट हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अर्थात भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और फिर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसे क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत के संविधान में बहुत विलक्षण विशेषताएं समाई हुई हैं। और ये जो विलक्षण विशेषताएं हैं, यानी कि जो बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, यही हमें विश्व में सबसे अलग बनाते हैं। यानी हमारे भारत के संविधान को सबसे मतलब इम्पोर्टेंस हम कह सकते हैं, या हम कहें सबसे ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन इसे बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है और उसमें रिजिडनेस भी है, उसमें फेडरल सिस्टम भी है, यूनिटरी का भी हमें देखने को मिलता है।
यानी कि लचीला और कठोर होना, संघात्मक गुणों के साथ एकात्मक प्रणाली का मिलना, ये ऐसी विशेषताएं हैं जो शायद ही विश्व में किसी भी देश के संविधान में देखने को मिलती हैं। और इसीलिए भारतीय संविधान अन्य संविधानों की तुलना में अलग भी है, विलक्षण भी है और बहुत ही सुंदर भी है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन-कौन सी हैं, अर्थात मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं सबसे पहली विशेषता की बात करती हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी आपको बच्चों कि भारत का जो संविधान है वो विशाल संविधान है, जिसे हम डिटेल्ड भी बोल सकते हैं, डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, बल्क कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित संविधान है यानी कि ये लिखित रूप में भी है। दूसरा, ये बहुत ही विशाल है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको क्या है, जब ये बना था तो 22 भागों में यानी कि 22 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था। और जब हमारा भारतीय संविधान बना था बच्चों, उस समय 395 यानी 395 इसमें अनुच्छेद थे, और जो शेड्यूल्स थी वो कितनी थी, वो 8 थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और यदि हम आज वर्तमान की बात करते हैं, क्योंकि देखिए चेंज होता है बेटा, कहीं पर भी आप देखते हैं कोई भी चीज स्थिर नहीं होती है। यानी हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग किसी भी चीज में परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार से जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे लेके आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं। और वर्तमान में हमें 470 अनुच्छेद और जो भाग पहले 22 थे वो आज 25 भाग हैं, यानी कि 25 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड है। और जो शेड्यूल्स उस समय 8 थी, वो अब उनकी जो संख्या है वो कितनी हो चुकी है, वो 12 हो चुकी है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान विश्व में सबसे विशाल संविधान माना जाता है। यदि हम इसका कंपेयर करते हैं किसी अन्य देशों के साथ, तो हम कहेंगे जैसे यूएसए है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 ही आर्टिकल, जापान के संविधान में 103, कनाडा के संविधान में हम 147 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और चीन के संविधान में हम 138 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स कि भारत का संविधान विश्व में सबसे विशाल संविधान है। यदि हम दूसरी विशेषता की तरफ चलते हैं, तो दूसरी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है, नमनीयता और कठोरता का नियंत्रण, यानी कि मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। नमनीयता को कई बार हम लचीलापन भी कहते हैं, यानी भारतीय संविधान में लचीलापन भी देखने को मिलता है और कठोरता भी देखने को मिलती है, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो ना तो ब्रिटिश की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, और ना ही अमेरिका की भांति बहुत ज्यादा कठोर है। यानी हमने बीच का मार्ग अपनाया है, कहीं हम फ्लेक्सिबल हैं, कहीं हम बहुत ज्यादा रिजिड हैं। और केसी भीर ने भी कहा है कि जो भारतीय संविधान है, उन्होंने कठोर और लचीले दोनों के बीच के संतुलित मार्ग को अपनाया है। इसे मैं क्लियर करती हूँ आपको कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेंडमेंट्स होती हैं, यानी कि जो चेंजेस होते हैं, जिसे हम संशोधन कहते हैं, वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट क्या होता है हमारा, साधारण बहुमत से, यानी कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं, जो दोनों हाउसेज हैं, वो साधारण बहुमत से हमारे जो संविधान है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नए राज्यों का निर्माण होता है, या उनके जैसे कि जो कोई भी स्टेट है उसके नाम में अगर कोई चेंज करना है, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल ही साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, जैसे पीछे गुड़गांव था, उसको गुरुग्राम बनाया गया। इसी प्रकार से जो बीच वाला रास्ता है, यानी कि जो संविधान के भाग 3 और 4 में, यानी भारतीय संविधान का जो भाग 3 और 4 है, उसमें जब चेंज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति के द्वारा, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें चेंज होता है। उसके बाद होता है जो तीसरा प्रोसेस, यानी कि विशेष बहुमत। ठीक, कि भी जो 2/3 बहुमत है, उसके साथ साथ हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है चेंज करने के लिए, यानी कि कम से कम जो आधे राज्य हैं भारत के, जो मतलब आधे राज्य हैं, उसके जो विधानमंडल है उनकी स्वीकृति। ठीक है, जो 2/3 मेजोरिटी है वो तो रहेगी, यानी 2/3 बहुमत और प्लस में जो आधे राज्य हैं उनके विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं।
ठीक है? इसमें कैसे होता है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हमें कुछ चेंज करना होता है या संसद की शक्तियों से संबंधित कुछ संशोधन करने होते हैं, तो उसमें हमें इस विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमें फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज करना है जो भाग 3 में है, उसमें हमें 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है? अगर हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है या नए राज्य की सीमाओं में मतलब कुछ परिवर्तन करना है या उसके नाम में परिवर्तन, वो साधारण बहुमत से। यानी हमने लचीलेपन को भी अपनाया है और जो हमारा कठोरता वाली चीज़ है, उसको भी हमने बनाया है। और इसी चीज़ को क्लियर करते हुए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यद्यपि हम संविधान को इतना कठोर और स्थायी बनाना चाहते हैं, जितना कि हम बना सकते हैं, परंतु संविधान स्थायी नहीं होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन भी अवश्य ही होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड्स है, वो हमेशा चेंज होती हैं। तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल होना ही होता है। अब हम देखते हैं हमारे भारतीय संविधान की कुछ और विशेषताएं। तो हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है, वो मूलतः लिखित भी है और निर्मित भी है। यानी कि हमारा जो संविधान है बेसिकली रिटन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित कैसे है? क्योंकि सब कुछ रिटन में है, यानी लिखित में हमें देखते हैं। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल्स थे, और शेड्यूल्स कितनी थी? 8 थी। यानी कि उसका स्वरूप क्या है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो रिटन में है, ठीक है? वो लिखित रूप में है। अगर हम इसको निर्मित की बात करते हैं कि निर्मित कैसे है, तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा वो बनाया गया है, और बनाने में जो टाइम लगा था वो 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। यदि हम आगे विशेषता की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि जो भारतीय संविधान है बच्चों, वो प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पे आपको 5 शब्द दिख रहे हैं। सबसे पहले हम प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हमारे भारतीय संविधान को हमारी प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? जिसे हम सोवरेनिटी बोलते हैं या सोवरेन स्टेट बोलते हैं, वो क्या होता है? एक ऐसा राज्य जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, यानी कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अफेयर्स में आंतरिक और बाह्य रूप से जो भारत है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी सत्ता का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है। जो हमारे डिसीजंस हैं, जो हमारे निर्णय होते हैं बच्चों, वो हम स्वयं लेते हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं लेते। चाहे वो निर्णय हमारे हमारे देश की सीमाओं के अंदर है, जिसे हम इंटरनल अफेयर्स बोलते हैं, या वो हमारे देश की सीमाओं के बाहर है, जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। यानी कि भारत का अन्य देशों के साथ किसके साथ कैसे संबंध है, क्या समझौते करने हैं, किस तरह का हमें व्यवहार करना है। तो उस तरीके से क्या है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है। यदि हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे ये जो 2 शब्द हैं, ये जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ठीक है? 26 जनवरी 1950 को, तब ये 2 शब्द हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, यानी कि हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। कौन-कौन से? सोशलिस्ट और सेक्युलर, यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये 1976 में जब 42 अमेंडमेंट हुआ, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब ये 2 शब्द जोड़े गए हैं और भारत को एक समाजवादी राज्य और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। समाजवाद क्या होता है? समाजवादी राज्य वो राज्य होता है जो आम जनता के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेके आता है, बहुत सारे काम करता है, यानी समाज के हित में जो काम करता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है, जो राष्ट्रीयकरण के ऊपर बल देता है, यानी कि वो पूंजीवाद का विरोध करता है, निजीकरण का विरोध करता है, बल्कि जो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है आम जनता की, उसका कंट्रोल कौन रखता है? हमारी गवर्नमेंट रखती है। यानी सरकार का हस्तक्षेप इसमें होता है और हमारी आम जनता की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आराम से पूरी की जाती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से अगर मैं धर्मनिरपेक्ष की बात करती हूँ तो वो क्या है कि भारत ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी घोषित किया। यानी कि भारत का कोई एक विशेष धर्म नहीं है। भारत एक विशेष धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं करेगा और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को मानेगा
उसमें हमारी सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये क्या हुआ? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यदि अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें कि आम जनता सर्वोपरि होती है, यानी कि आम जनता के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन इसमें मेन बात है बेटा कि इसमें जो शासन किया जाता है वो जनता के लिए किया जाता है, जनता के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होगा कि भारत को क्योंकि हम क्या चाहते थे? हम डेमोक्रेसी शुरू से चाहते थे। क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अगर पिलर की हम बात करते हैं, आधार स्तंभ की हम बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि जहाँ पर स्वतंत्रता होती है, समानता होती है और न्याय होता है, वो डेमोक्रेसी है। यानी हर व्यक्ति को, आम व्यक्ति को जब स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिलता है, तो वही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र होता है, यानी कि जनता का शासन, ठीक है? जो आम जनता है उसके हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। उसके बाद आता है रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है कि जो हमारा लोकतांत्रिक भारत है, यानी कि एक लोकतांत्रिक जो राज्य है, उसका जो प्रधान होता है, ठीक है? हेड ऑफ द नेशन जिसे हम कहते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आम जनता के द्वारा चुना जाता है। कोई पैतृक राजा या रानी यहाँ का अध्यक्ष नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि हम देखते हैं हमारे जो राज्य के अध्यक्ष हैं वो कौन है? यानी कि जो हमारे हेड ऑफ द नेशन है वो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति हैं। और हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो हमारी जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है उनके द्वारा ही राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और यहाँ पर कोई राजा या रानी मुखिया के रूप में नहीं है, तो वो क्या हुआ? रिपब्लिक। तो इस प्रकार से भारत को हमारे संविधान में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अब हम अगली विशेषता की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी हो सकती है? फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। लास्की के अनुसार, या हम कह सकते हैं लास्की ने क्या कहा है कि जो अधिकार हैं वो किसी सामाजिक जीवन की वो दिशाएं हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है? यानी कि ये वो सिचुएशंस है, वो परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट, यानी वो व्यक्ति अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास नहीं कर सकता है जब तक कि उसे उसके अधिकार यानी कि राइट्स मतलब प्राप्त नहीं होंगे। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के भाग 3 में, ठीक है, जो हमारा पार्ट 3 है बच्चों, उसमें आर्टिकल 12 टू 35 यानी कि 24 अनुच्छेद हैं 12 से 35 तक। उसमें हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए, हम सभी इंडियन सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन रखा गया है। पहले क्या था, जब भारत का संविधान बना था उस समय हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या थी, ठीक है, वो कितनी थी? वो 7 थी। लेकिन 44वां जब संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उस समय संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को वहां से रिमूव कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। और वर्तमान में हमारे पास जो प्रोविजन है, यानी कि जिन मौलिक अधिकारों को हम प्रयोग में लाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी 6 रह गई है। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22 यानी कि राइट टू फ्रीडम। और अगर मैं तीसरे मौलिक अधिकार की बात करती हूँ तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। जो हमारा चौथा हमारा मौलिक अधिकार है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम कह सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 टू 28। उसके बाद जो पांचवा हमारा आता है वो हमारा आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। और जिस अनुच्छेद को, यानी कि जिस हमारे छठे हमारे मौलिक अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और उसका हृदय भी कहा जाता है, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यानी जो उपरोक्त आपको स्क्रीन पे 5 हमारे मौलिक अधिकार दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यदि ये किसी भी कंडीशन में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी, कोई भी हमारे जिनके हाथ में पावर्स है, चाहे वो एमपी है, एमएलए, कोई भी व्यक्ति आपसे यदि ये उपरोक्त 5 अधिकार छीनता है, मौलिक अधिकार छीनता है, तो उसकी सुरक्षा का जो दायित्व है, उसकी जो प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं, वो हमारे आर्टिकल 32 में मिलता है, यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं?
हम उन अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत ही सुखी बना सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। अगर हम छठी हमारे भारतीय संविधान की विशेषता की बात करते हैं तो हम कहेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए बच्चों, क्या होता है कि अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज, ये एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार से ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य यानी कि ड्यूटी के कारण ही क्या है, हम सभी को अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारी ड्यूटीज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकार में हम वो सभी अवसर प्राप्त करते हैं, वो सभी परिस्थितियां हमें मिलती हैं, वो सभी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं जिसके द्वारा कि हम अपना विकास करते हैं। तो उसके बदले में हमारा कोई कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरे के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, और जो देश हमें इतना कुछ दे रहा है तो उसके बदले में हम भी कुछ दें। तो वही क्या होते हैं, वही हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं बेटा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इसको भी 1976 में, ठीक है, जैसे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को शामिल किया, ठीक इसी प्रकार से 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 में चौथे अध्याय में यानी कि चौथे भाग में एक आर्टिकल इसमें ऐड किया गया, यानी कि 51 ए के नाम से उसे जाना जाता है। और उस समय हम भारतीय जो नागरिक थे यानी कि जो इंडियन सिटीजन्स थे, उनको 10 तरह के जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो इसमें शामिल की गई, जैसे कि संविधान की पालना करना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, या राष्ट्र की एकता अखंडता का समर्थन करना, ठीक है, यानी कि जो नेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होती है उसको सपोर्ट करना, सिक्योरिटी रखना, या अगर हम कहते हैं कि एक समानता और भाईचारे, ठीक है, बंधुत्व की भावना को विकसित करना, या फिर जो हमारे प्राकृतिक हमारा जो वातावरण है यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है उसकी रक्षा करना, उसमें सुधार करना, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या थे हमारे 10 तरह की जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों, वो हमारी शामिल की गई। और उसके बाद 2002 में, ठीक है, वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, और उस समय एक और आर्टिकल इसमें एक मतलब और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इसमें शामिल की गई, जिसको कि राइट टू एजुकेशन, यानी कि एक माता पिता का भी ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य हो जाता है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान कराए 6 से 14 वर्ष तक के आयु में, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हमें 11 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। यदि अब हम बात करते हैं कुछ और विशेषताओं की, तो हम कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, जब हमें फ्रीडम मिली थी, तो उस समय हमारी पॉलिटिकल, हमारी सोशल, हमारी इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारा जो एक संतुलन था वो बिल्कुल बिगड़ चुका था। एक जो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आर्थिक जर्जर की स्थिति थी, ठीक है। उस समय हम बहुत ही अच्छी स्थिति में थे, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो हमें एक्सप्लॉइट किया गया, जो हमारे सारे पैसे को ले जाया गया, उसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक स्थिति बच्चों, हमारी जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी, यानी कि हम अच्छी अवस्था में नहीं थे। उसके बाद हमारे देश का विभाजन हुआ और वो भी मतलब पीसफुली नहीं हुआ, ठीक है। तो इतने मतलब एक हम कह सकते हैं इतने टेरर वाले एनवायरनमेंट में, यानी कि अस्त व्यस्त जो वातावरण था, उस समय सभी सिटीजन्स को, यानी हम भारत के सभी जो नागरिक थे उनको सभी सुविधाएं प्रदान करना भी संभव नहीं था, क्योंकि हमारे लिए जो मेन मोटिव था वो क्या था, हमें फ्रीडम मिल जाए, हमें एक इक्वलिटी मिल जाए, यानी कि हमें स्वतंत्रता और समानता मिल जाए। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो जनता के कल्याण के प्रति भी वचनबद्ध थे, यानी वो चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता के साथ साथ आने वाले समय में हम सभी भारतीय नागरिकों को एक बहुत ही मतलब उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, उनको सोशल, इकोनॉमिक हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं होती वो स्टेट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएं। यानी कि इसी प्रकार के जो एक गाइडलाइंस है, जो किसको दी गई, स्टेट्स को दी गई, वो कौन क्या होते हैं, वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। यानी कि राज्यों को गाइड करना कि आपको इस तरह की पॉलिसीज बनानी है जिससे कि वेलफेयर, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, इस तरह की पॉलिसीज बनानी है जिससे कि आम जनता का विकास हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो, उनका विकास हो। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसमें क्या था कि जो जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व कहा जाता है, यानी डेमोक्रेसी भी हो और कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा डेवलपमेंट भी हो,
ठीक है, और इसका एक एलिमेंट ही है, यानी कि स्टेट को गाइड करना है, स्टेट को दिशा निर्देश देने हैं कि आपको इस तरह से काम करना है ताकि आम जनता को क्या मिले, अधिक सुख मिले। उसके साथ ही जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनका एक और कार्य क्या है कि वेलफेयर स्टेट को एस्टेब्लिश करना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें कि सामाजिक न्याय यानी कि जो सोशल जस्टिस होता है वो हमें देखने को मिले, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, समाज में रहने वाले हर नागरिक को न्याय प्राप्त हो। और जो इनकी व्यवस्था की गई है बच्चों, वो कौन से आर्टिकल में की गई है, वो 36 टू 51 में की गई है। यानी कि हमें जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 4 में चौथे अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब वहां पे किया गया है। इसके साथ ही जो निर्देशक सिद्धांत है उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्थापित करना और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले, और इसी उद्देश्य से इसको शामिल किया गया है। अब हम देखते हैं और विशेषताएं, जैसे कि फेडरल स्टेट यानी कि सुदृढ़ केंद्रीय युक्त संघात्मक राज्य। भारत में बिल्कुल अमेरिका की भांति, ठीक है, अमेरिका की भांति, जैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल स्टेट है, यानी कि फेडरल सिस्टम को इन्होंने अडॉप्ट किया है। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी संघात्मक राज्य को अपनाया है। क्या होता है फेडरल स्टेट बच्चों? फेडरल स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारा सेंटर है उसके पास भी पावर्स रहती हैं, और साथ ही साथ जो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको भी ये ना लगे कि भाई हमारे पास तो बिल्कुल पावर नहीं है, उनको भी अपने विकास करने के लिए बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। और ठीक इसी प्रकार से भारत में हम क्या देखने को मिलता है, यूनियन लिस्ट अलग है, यानी कि जो संघ सूची है उस पर हमारी जो सेंटर है वो उसके ऊपर कानून बनाता है। जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची पर जो अधिकार है कानून बनाने का बच्चों, वो किसके पास है, वो स्टेट के पास है, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। साथ ही साथ संघात्मक राज्य के साथ साथ यहाँ पे यूनिटरी सिस्टम को भी हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है, यानी कि केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई हैं, केंद्र को मजबूत रखने के लिए, जैसे हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं या हमारी जुडिशरी है, ठीक है, या फिर जैसे कई बार राष्ट्रपति के द्वारा जो अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, इस तरह की, या फिर हम कहें कि जो इमरजेंसी पावर्स हैं, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं कि जब भी कोई बुरा समय आएगा या कोई संकट आएगा तो उस समय राष्ट्रपति के पास सारे राज्यों की जो शक्तियां वो किसके पास चली जाएंगी, वो राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। यानी हमने फेडरल सिस्टम को भी अडॉप्ट किया, और साथ ही साथ केंद्र को, सेंटर को मजबूत रखने के लिए भी ये सारी चीजें हमने अपने भारतीय संविधान में क्या की हैं, शामिल की हैं। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहाँ से हमने ये लिया है? जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक किया था, तो तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमने ब्रिटेन की भांति, ठीक है, इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है बेटा, कि किसी भी राज्य में दो तरह के अध्यक्ष होते हैं। एक तो वो अध्यक्ष होता है जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है, एक होता है जो नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, यानी कि हेड ऑफ द नेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, तो जो राज्य का मुखिया होता है वो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता, यानी कि वो सिर्फ नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और वास्तविक शक्तियों का, यानी जो एक्चुअल पावर्स हैं, उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट, उसके द्वारा जब शक्तियों का, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन सा सिस्टम कहलाता है? वो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम कहलाता है। यदि हम कुछ और विशेषताओं की चर्चा करें तो हम कहेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जैसे कि भारत में सभी व्यक्तियों को, यानी सभी सिटीजन्स को एक निश्चित आयु प्राप्त होने के बाद मताधिकार का अधिकार जो प्रदान किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो निश्चित आयु, यानी कि पहले क्या था, हमने यहाँ पे 21 वर्ष रखी थी, ठीक है, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था बच्चों 26 जनवरी 1950 को, तब वोटिंग एज कितनी थी, मताधिकार की आयु 21 वर्ष, ठीक है। फिर जो हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 1989 में, उस समय जो वोटिंग एज थी उसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया, यानी कि भारत में सभी 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं उन सभी को वोटिंग राइट, यानी कि मताधिकार का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है।
यद्यपि स्वतंत्रता से पहले भारत में सीमित वयस्क मताधिकार था, यानी कि लिमिटेड था, कुछ व्यक्तियों को दिया गया था। लेकिन जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, क्योंकि हम समानता में विश्वास करते थे, हम स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, तो स्वतंत्रता के पश्चात मताधिकार के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, जितने भी प्रतिबंध लगाए हुए थे, उनको हमने समाप्त किया। और एक निश्चित आयु के बाद सभी व्यक्तियों को, सभी इंडियन सिटीजन्स को वोटिंग जो राइट था, यानी कि मताधिकार था, वो प्रदान किया गया है। अब हम देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि इकहरी नागरिकता। वैसे तो क्या होता है कि जिन भी देशों में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, वहां पर दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे अमेरिका में, ठीक है, वहां पे क्या है कि दो तरह की नागरिकता दी जाती है, एक तो जिस स्टेट में व्यक्ति रहता है और एक उसको अमेरिका की मिलती है। लेकिन भारत में क्या है, फेडरल सिस्टम तो अपनाया है, लेकिन यहाँ पर हमने हमारे नागरिकों को क्या दिया है, सिंगल सिटीजनशिप को हमने यहाँ पे दिया है, यानी इकहरी नागरिकता हमने दी है। उसका कारण क्या था कि सभी व्यक्तियों में राष्ट्र के प्रति एक निष्ठा की भावना आए, यूनिटी इंटीग्रिटी बनी रहे, और उसके अंदर ये ना आए कि मैं किसी एक राज्य का हिस्सा हूं, बल्कि उसके अंदर ये रहे कि मैं भारत का पार्ट हूँ, यानी मैं भारत का ही भारत का हिस्सा हूँ और भारत ही मेरे लिए सब कुछ है। यानी जो एक पार्शियलिटी है, हम किसी दूसरे स्टेट को अच्छा मानते, कम मानते, उस चीज को समाप्त करने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है, जो हमारी एक विशेषता बन गई है। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट इलेक्टोरल, यानी कि क्या होता है कि संयुक्त मतदान। यद्यपि क्या है कि जैसे हम सब जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जब चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया था, ठीक है, फूट डालो और राज करो, इस चीज को अपनाकर, इस नीति को अपनाकर उन्होंने क्या शुरू किया था, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की थी। सांप्रदायिक यानी कि बेटा किसी धर्म पर आधारित, ठीक है, कि जो हमें मतलब डिवाइड एंड रूल वाली चीज उन्होंने की, धर्म के आधार पर हमें बांटना चाहा, और इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रोल सिस्टम था, यानी कि हमारी, वो भी इसी संप्रदाय यानी धर्म के आधार पर उन्होंने शुरू की थी। और उसका दुष्परिणाम हम देख चुके हैं, हमारे भारत देश का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो ये है, ये ज्वाइंट जो इलेक्ट्रोल है, यानी संयुक्त मतदान है, इसमें क्या होता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी धर्म अथवा जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, और उस निर्वाचन क्षेत्र में बसे हुए, यानी कि उस एरिया में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, उस निर्वाचन क्षेत्र में बसे हुए जितने भी व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, वो बिना किसी भेदभाव के वोट डालेंगे। अर्थात जाति और धर्म के नाम पर जो चुनाव प्रणाली थी उसे समाप्त हमने कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी इमरजेंसी पावर्स, यानी कि जो राष्ट्रपति है, हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके पास इमरजेंसी पावर्स का प्रोविजन भी हमने अपने भारतीय संविधान में रखा है, जो कि इसकी एक विशेषता बन जाती है। हमने जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी पावर्स की व्यवस्था को लिया था, स्वीकार किया था, और वर्तमान में जो हमारे आर्टिकल 352 है, 356 है और जो 360 है, यानी कि ये 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें कि भारत के राष्ट्रपति को किसी मतलब बुरी स्थिति में, या हम कहीं आपात की स्थिति में, या संकट काल की स्थिति में इमरजेंसी पावर्स को दिया गया है। उसके बाद हमारा आता है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र, सर्वोच्च और निष्पक्ष बनाने की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? ताकि न्यायपालिका के ऊपर कोई प्रेशर ना हो, यानी जो जुडिशरी है उसको जो मंडल है, या फिर हमारी एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, कार्यपालिका, उसके कंट्रोल से फ्री करने के लिए, यानी उसके नियंत्रण से मुक्त करने के लिए हमने भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, निष्पक्ष वो निर्णय दे सकती है, साथ ही साथ उसको सर्वोच्च भी बनाया, यानी सुप्रीमेसी पावर्स जो है वो दी गई है, ताकि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेशर के उसके डिसीजंस आम जनता के हित में हो। इसी प्रकार से ये फेडरल सिस्टम है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में संघीय सरकार पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, कि यदि सरकार कोई भी गलत काम करती है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, उस समय भी जो हमारी भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और बिना किसी दबाव के, बिना डरे हुए बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय लेगी, उस पर अंकुश रखेगी। साथ ही साथ जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, उसमें जो हमें फंडामेंटल राइट्स जो मिले हुए हैं, उसकी रक्षा और उसकी व्याख्या करने का दायित्व भी किसका है? हमारी न्यायपालिका का है। और न्यायपालिका तभी वो कर सकती है जब वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि वो स्वतंत्र होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारी भारतीय जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र और सर्वोच्च बनाया गया है। यद्यपि जो हमारे सर्वोच्च और जो उच्च न्यायालय, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट है,
उसमें जो जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, उसकी जो अपॉइंटमेंट है यानी नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन वो सिर्फ अपॉइंट कर सकते हैं, उनको जो हटाने का जो प्रोसेस है, वो उनके पास अधिकार नहीं है। उन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है जब संसद के द्वारा महाभियोग प्रोसेस यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस चलती है, और वो बहुत ही कठिन होती है या बहुत ही मुश्किल से, यदि किसी जज ने कोई गलत काम किया है या देश विरुद्ध कुछ काम किया, संविधान के विरुद्ध किया है, तभी वो चीज होती है। यानी कि हमारे भारत में हमारी जुडिशरी को बहुत ही इंडिपेंडेंट और उसको सुप्रीम जो पावर्स है वो दी गई है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और आम जनता को न्याय प्राप्त हो सके। अब हम कुछ और विशेषताओं की बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी काफी हो जाती है, यानी गहनता से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता, यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? जिसे हम स्थानीय शासन कहते हैं, यानी जो ग्रेस रूट लेवल पे काम करती है। इसका जीता जागता उदाहरण पीआरआई है, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है। तो यद्यपि मूल संविधान में जब भारतीय संविधान बना था उस समय स्थानीय शासन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन क्या हुआ, स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए या लोकतंत्र की आवश्यकता को देखते हुए, उसके महत्व को देखते हुए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में 1992 में 2 अमेंडमेंट हुए, जिसे हम 73वें व 74वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। और जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, उसे पीआरआई के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसे संविधान का हिस्सा बना दिया और हर राज्य में, ठीक है, अब निचले स्तर पर या हम कह सकते हैं स्थानीय शासन को एक साकार रूप देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मतलब इसमें की शुरुआत की गई, ठीक है। यानी जो हमारे देखते हैं ना, जैसे ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक लेवल पे होता है, वो सारी चीजें इसमें शुरू की गई। उसके बाद शहरों में जो एमसी होती है, यानी कि नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई हैं, ताकि आम जनता के जो रिक्वायरमेंट्स है वो जल्दी से पूरी हो, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ग्रेस रूट लेवल पे ही हो जाए, और हम सब क्या करें, हम सब विकास की गति में अपना योगदान दें। तो ये भी इसकी विशेषता है। यदि हम कुछ और विशेषताओं की बात करें, तो जो हमारे देश में, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है या ओबीसी, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां एवं पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। क्योंकि जो अनुसूचित जाति हैं बच्चों, अनुसूचित जनजातियां या ओबीसी है, इनके लिए यानी कि वीकर सेक्शन है, एक कमजोर एक वर्ग है, और इन्हें सामान्य श्रेणी में लाने के लिए बहुत सारी क्या दिए गए, प्रोविजंस किए गए, प्रावधान किए गए हैं, ताकि ये क्या हो सके, ये एक मतलब हर तरीके से, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से मजबूत हो सके और सामान्य श्रेणी में शामिल हो सके, यानी कि ये पिछड़े ना रहें, ठीक है। तो यदि मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो भारतीय संसद है, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें क्या है, एससी और एसटी, ठीक है। एससी क्या होता है, शेड्यूल कास्ट, और एसटी क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स। उनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व की गई हैं। लोकसभा में एससी के लिए 84 सीट्स हैं और एसटी के लिए 47 सीट्स को रिजर्व किया गया है। अब हम देखते हैं कि एक और विशेषता क्या हो सकती है, कि जो भारत है, भारत में 2 सदन है, ठीक है, जिसे हम संसद कहते हैं, यानी संसद के 2 सदन हैं। एक होता है हमारा अपर हाउस, एक हमारा होता है लोअर हाउस, ठीक है। तो जो हमारा लोअर हाउस होता है, यानी कि जो निम्न सदन होता है, उसको हम लोकसभा कहते हैं। इसे जनता का घर भी कहा जाता है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल। और जो हमारा अपर लेवल है बेटा, अपर हाउस जो है हमारा, जिसको हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, उसे हम राज्यसभा कहते हैं। और भारत का जो संविधान है, उसके आर्टिकल 79 में संसद के दोनों सदनों की क्या, कैसे इनकी रचना होगी, यानी फॉर्मेशन क्या होगी, इनकी पावर्स क्या होंगी, उसको डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आती है कानून का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, यानी कि कानून का शासन वो शासन होता है जिसमें कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर होता है। यानी जो कानून हमारे लिए बने हुए हैं, वो सभी के ऊपर बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक सामाजिक स्थिति में उसमें अंतर हो, या वो पॉलिटिकल मतलब रूप से बहुत ज्यादा मजबूत हो या वीक हो, यानी हर व्यक्ति को, ठीक है, कानून क्या करेगा, एक समान मानेगा। और कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान होंगे। कोई भी यदि कानूनों का उल्लंघन करता है, तो उनके लिए जो सजा का प्रावधान है, यानी कि जो प्रोविजन है पनिशमेंट का, वो भी क्या होगा, वो भी एक समान होगा।
यानी कानून का शासन सर्वोपरि है और सभी को कानून का पालन करना होगा, यानी कि उसको फॉलो करना होगा। कोई भी यदि उसको तोड़ता है तो उन सबके लिए सजा का प्रावधान भी एक समान है। और क्या विशेषता हो सकती है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेलफेयर, कल्याण। यानी भारत में हमारे संविधान में एक उद्देश्य और भी रखा गया है, जो हमारे भारतीय संविधान की विशेषता बन जाती है, कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है, कि कैसे स्थापना करेगा? कि सभी भारतीयों को, सभी इंडियन सिटीजन्स को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा, यानी कि आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। साथ ही साथ जितनी भी मतलब भेदभाव हैं या असमानताएं हैं, ठीक है, उन सबको खत्म करना होगा। उसके साथ ही समान काम समान वेतन, यानी कि इक्वल वर्क इक्वल पे। उसके साथ ही बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए उनका कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उनको मतलब उससे रक्षा की जाएगी। साथ ही जो हम आम नागरिक हैं, ठीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी लाइफस्टाइल को, यानी कि उसका जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाना। वो कैसे उठेगा बेटा? वो इस तरीके से उठ सकता है कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पहले आमतौर पे क्या होता था, रोटी, कपड़ा और मकान, यही चीज सुनते थे। लेकिन आज के दिन बच्चों, उसमें हमने क्या किया है कि भी कोई भी जो वेलफेयर स्टेट है उसमें एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो चीजें और शामिल कर दी हैं। यानी एटलीस्ट किसी भी व्यक्ति की ये पांचों चीजें पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कहेंगे कि वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसके जो जीवन स्तर को ऊपर उठाना। एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें होती है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है, उसको सेंट्रलाइज्ड नहीं किया जाता है। यानी कि उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट उस पर कुछ कंट्रोल जरूर रखे कि उसको सिर्फ निजीकरण के रूप में नहीं छोड़ा जाएगा। एक आखिरी विशेषता हमारी आती है संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान को सर्वोच्च कानून माना गया है, यानी कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। देश की विधायिका, लेजिस्लेचर जिसे हम बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है या कोई ऐसा ऑर्डर इशू नहीं कर सकती है, या जिसे हम कहेंगे आदेश जारी नहीं कर सकती है, जो कि संविधान के नियमों के अनुकूल ना हो। यानी हमारे देश की विधायिका भी और कार्यपालिका भी, ठीक है, मतलब अपनी शक्तियों का इस तरीके से प्रयोग करेगी कि वो संविधान के नियमों के अनुसार हो। यानी संविधान के ऊपर जाकर या संविधान के विरुद्ध जाकर कोई भी कानून न बनाया जाएगा, न ही उस कानून को लागू किया जाए। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सबसे सर्वोच्च है, सबसे जो सुप्रीम पावर है वो कौन है? वो हमारे भारत का संविधान है। यदि संसद यानी कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पास भी कर देती है या राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि उसके अनुकूल नहीं है, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपनी शक्ति के द्वारा, जैसे जुडिशियल रिव्यू वाली होती है, ठीक है, उसके द्वारा क्या कर सकती है, उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, उसमें चेंजेस कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, यदि संसद कोई भी गलत कानून, यानी संसद के विरुद्ध जाकर या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, या हम कहें कि भी संसद के मतलब अगेंस्ट होके, यानी संसद की शक्तियों के बाहर जाकर कोई भी कानून नहीं बनाएगी। यदि ऐसा कोई कानून बनता है तो हमारी जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अवैध घोषित कर सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमने समझा कि जो हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर पेपर में भी आता है और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हमने समझी हैं। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।